खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, कि ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो बच्चों इसी पंक्तियों के साथ आज मैं शुरू कर रही हूँ लुसेंट जीएस, और इसे पढ़ने के बाद आपका वो लेवल होगा जो लेवल को आपने पकड़ा भी नहीं होगा। इस लुसेंट जीएस की सहायता से आप इतने लेवल आगे तक जाने वाले हो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो बस तैयार हो जाओ एक कॉपी और एक पेन लेकर, और बिल्कुल सिंटेंस बाय सिंटेंस और लुसेंट की किताब यूनिट बाय यूनिट एक एक चीज़ मैं आपको कंप्लीट कराने वाली हूँ। बच्चों बहुत दमदार और बहुत मज़ा आएगा, और पूरा साहस के साथ बैठिएगा। जिस प्रकार मैं आपको पढ़ाती हूँ उसी प्रकार आपको नोट्स बना के लिखते चलना है, ठीक है बच्चों। मुझे पता है कि आप सबको बहुत कुछ आता है, आप सबको सब कुछ आता है, लेकिन ये इतिहास से शुरू होगी और अंत का पता नहीं कि कहाँ तक जाएगी। लेकिन ये है कि जितना भी आप पढ़ के जाओगे पूरा का पूरा मैटर आपका तैयार रहेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी। तो एक बार इस वीडियो को जोर लगा के लाइक कर दीजिएगा, और समझ में आएगा तो अपने दोस्तों के साथ जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आज इस वीडियो को कम से कम 1K लाइक और 4K व्यूज़ होने के आप लोग से उम्मीद करती हूँ, ठीक है। और साथ ही आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको इसमें कितने क्वेश्चन समझ में आया और कितने क्वेश्चन जो है वो समझ में नहीं आया। समझ में ना आने की तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लुसेंट की कड़ी। लुसेंट की कड़ी जो है वह कहाँ से स्टार्ट होती है? लुसेंट की कड़ी इतिहास से स्टार्ट होती है, ठीक है। और इतिहास शब्द आप लोग को पता है कि इतिहास शब्द किससे मिलकर बना है? इतिहास शब्द किससे मिलकर बना है? तो इतिहास शब्द जो है वह हिस्टोरिया शब्द से मिलकर बना है, ठीक है। हिस्टोरिया शब्द से मिलकर इतिहास बना है, ठीक है। हिस्टोरिया शब्द किस भाषा का शब्द है? आप लोग को पता है कि हिस्टोरिया शब्द जो है वह किस भाषा का शब्द है? तो यह यूनानी भाषा का शब्द है। यहाँ पे कहीं कहीं पे ग्रीक भी दिए हुए रहता है, तो यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द है। कौन? हिस्टोरिया शब्द। क्या आप लोग को पता है कि हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया शब्द का अर्थ क्या होता है? हिस्टोरिया शब्द का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। हिस्टोरिया का अर्थ होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। चलिए अब इतिहास के पिता यानी कि इतिहास के जनक किनको कहा जाता है? इतिहास के पिता या इतिहास के जनक जो है वह किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। हेरोडोटस को। और हेरोडोटस ने, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि हेरोडोटस ने अपनी कौन सी पुस्तक में इतिहास का वर्णन किया है? हेरोडोटस ने अपनी कौन सी पुस्तक में इतिहास का वर्णन किया है? तो ये शब्द जो है वह हिस्टोरिया से ही संबंधित है, हिस्टोरिया से ही लिया गया है। हिस्टोरिका, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने अपनी हिस्टोरिका पुस्तक में इतिहास का वर्णन किया है। चलिए अब एक और सवाल पूछता है जो यूपीपीएससी एग्जाम में पूछा था एक बार कि हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या है? हेरोडोटस का संस्कृत में नाम क्या है? तो संस्कृत में नाम जो है वह हरिदत्त है। हेरोडोटस का संस्कृत में नाम हरिदत्त है। चलिए अब आता है सवाल कि इतिहास का विभाजन। इतिहास बच्चों एक भागों में नहीं बांटा गया, इतिहास का विभाजन किया गया। और कितने भागों में विभाजन किया गया? तो 3 भागों में विभाजन किया गया। एक है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत।
इतिहास को कितने वर्गों में विभाजन किया गया? तो 3 भागों में। कौन कौन? पहला है प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। क्या आप लोग को पता है कि इतिहास का विभाजन किसने किया था, या इतिहास का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? इतिहास का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? तो यह क्रिस्टोफ सेलियरस के द्वारा इतिहास का विभाजन किया गया था। ठीक है, इतिहास का विभाजन का श्रेय किसको जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियरस को। ठीक है, हम लोग इतिहास जो है वह किसके बारे में पढ़ते हैं? हम लोग इतिहास हम लोग भारत के बारे में पढ़ते हैं ना। तो भारत की, अब बच्चों यहाँ पे भारत के नामकरण की बात कर ले, भारत के नामकरण की, तो भारत के जो है वो बहुत सारे नाम हैं। पहला है भारत। भारत का नाम जो है वह राजा भरत के नाम पर पड़ा था। भारत का नाम दशरथ के पुत्र राजा भरत के नाम पर पड़ा था। ठीक है, और इसको प्राचीन काल में आर्यों का देश कहते थे, इसलिए इसका नाम दूसरा क्या पड़ गया? आर्यावर्त भी कहने लगे हम लोग। ठीक है, और तीसरा है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप का मतलब होता है जामुन। जामुन द्वीप का मतलब जामुन में एक प्रकार से द्वीप तो कोई होगा नहीं कि एक जगह स्थल और चारों तरफ पानी, और यहाँ पे जामुन के वृक्षों का समूह था, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। ठीक है, जामुन के वृक्षों का समूह था, इसलिए इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। तो तीसरा नाम भी आप लोग जान गए। अब है चौथा हिंदुस्तान। भारत में बहुत सारे ऐसे आर्य आए थे जो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, मतलब ईरान से लोग आए थे, ईरानी लोग, प्रशिया के लोग आए थे। तो जो शाह होता था ना, शाह को वो लोग हा पढ़ते थे। ठीक है, शाह को वो लोग हा पढ़ते थे, तो सिंधु को हिंदू कहते थे, इसलिए इसका नाम जो है वह पड़ गया हिंदुस्तान। और पांचवा है इंडिया। पांचवा क्या है? इंडिया। अब बच्चे जितने भी यूनानी लोग थे ना, जितने भी यूनानी लोग थे, तो वो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडेस कहते थे। सिंधु नदी को इंडेस कहते थे। तो हिंदू जो बोलते थे ना, उसको बोलते थे इंडे। इंडे तो बच्चों याद कर लेना, इंडे से बन गया इंडिया, इंडे से क्या बन गया? इंडिया। तो आप लोग पांचों नाम जान गए कि भारत का 5 नाम पड़ा। कौन सा? तो राजा भरत के नाम पर, जो स्वयं के पुत्र के नाम पर पड़ा भारत, और दूसरा है आर्यावर्त, यानी कि आर्यों का देश इसको कहा जाता था, तो इसके नाम पर पड़ा आर्यावर्त। और जम्बू द्वीप तो जामुन के वृक्षों के समूह के कारण ही इसका नाम जम्बू द्वीप पड़ा। और हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान जो है वह लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। ये कौन लोग? तो ईरानी लोग, प्रशिया के लोग, तो इसका नाम पड़ गया हिंदुस्तान। और यूनानी लोग जो थे वो सिंधु नदी को इंडेस कहते थे, तो इंडेस के नाम पर क्या पड़ गया? इंडिया पड़ गया, इंडेस से बन गया इंडिया। ठीक है, ये पांचों आपको कंप्लीट हो गया। चलिए अब अगला है कि भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास, भारत के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है? भारत के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। कौन है? पहला है प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों के समान मिलते थे, तो यहाँ पे पाषाण काल। ठीक है, दूसरा है आर्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। भारत का इतिहास 3 कालों में किया गया। पहला प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल, दूसरा है आर्य ऐतिहासिक काल, और तीसरा है ऐतिहासिक काल। अब चलिए, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक
प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। आप लोग बड़े ही ध्यान से देखिए इस सवाल को, ठीक है। पहला क्या है? पूरा पाषाण काल। पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक, ठीक है, न्यूलिथिक। पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, यानी कि पूरा पाषाण काल को पैलियोलिथिक बोला जाता है, मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक बोला जाता है और नव पाषाण काल को नियोलिथिक बोला जाता है, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। चलिए अब बच्चों पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में जो है वह मनुष्य शिकार करना सीखा था। आदिवासी, आदि मानव जो लोग थे वह पहले अपना गुजारा शिकार करके ही तो किया करते थे ना, तो मनुष्य शिकार करना पूरा पाषाण काल में सीखा था, ठीक है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से कि मनुष्य के द्वारा शिकार कब, किस काल में किया गया था, मनुष्य के द्वारा शिकार किस काल में किया गया था, तो पूरा पाषाण काल में किया गया था, ठीक है। अगला है मनुष्य के द्वारा आग की खोज भी जो है वह पूरा पाषाण काल में किया गया था। मनुष्य के द्वारा आग की खोज पूरा पाषाण काल में ही किया गया था। चलिए अब मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? मध्य पाषाण काल में मनुष्य जिस पशु को शिकार करता था ना, उसी पशु को अपना पशु पालन बना लिया, यानी कि उसी पशु को पालने लगा। जैसे सबसे पहला पालतू पशु जो है वह कुत्ता है, तो मनुष्य जिस पशु को शिकार करता था उसी पशु को अपना पालतू पशु बना लिया, ठीक है, मध्य पाषाण काल में। आपसे अगर क्वेश्चन किया जाएगा कि मनुष्य पशुपालन किस काल में सीखा था, तो मध्य पाषाण काल में। जिस पशु को वह पहले शिकार किया करता था उसी पशु को वह पालने लगा था, क्योंकि उसे लगने लगा कि हाँ, मध्य पाषाण काल में आकर लगने लगा कि हाँ, इस पशु को पालना हमारे लिए जरूरी, अगर इस पशु को हम पालते हैं तो हमें ही फायदा होगा, ठीक है। चलिए अब आता है नव पाषाण काल में क्या हुआ। तो नव पाषाण काल में जो है वह मनुष्य कृषि यानी कि खेती की शुरुआत हुआ। नव पाषाण काल में मनुष्य खेती की शुरुआत किया। कृषि की शुरुआत किस काल में हुई? तो नव पाषाण काल में। अब जब मनुष्य खेती, जब आदि मानव लोग जो थे वह खेती करते थे, तो उस समय तो कोई ट्रैक्टर या रोटावेटर तो था नहीं कि लोग ट्रैक्टर से हल चला लेते थे। तो उस समय आगे आगे बैल चलेगा तो उसके पीछे पहिया तो चाहिए ना, तो पहिए की खोज कब किया गया? नव पाषाण काल में की गई थी। पहिए की खोज नव पाषाण काल में की गई थी। अब आदिवासी लोग जो थे उसका अस्थायी निवास नहीं था, यानी कि आज यहाँ रहेंगे तो कल वहाँ रहेंगे, परसों वहाँ रहेंगे तो उसके आगे दिन वहाँ रहेंगे, इनका कोई अस्थायी निवास नहीं था। अस्थायी निवास यानी कि कोई अपना घर नहीं था, ठीक है, उनको जहाँ भी मन होता था वहाँ रह लेते थे। लेकिन नव पाषाण काल में आके उन्होंने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति की, यानी कि अस्थायी निवास अपना बनाया कि हाँ, ये मेरा घर है, हमें अब यहीं पे रहना है, हमारे लिए जो है वह घर जरूरी है, ठीक है। तो अस्थायी निवास की प्रवृत्ति कब हुआ? नव पाषाण काल में हुई। अब है पशुपालन। पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ पे मिला था? हमें कैसे पता चला कि आदिवासी लोग जो थे वो पशु को पालते थे? हमें कहाँ से इसका पहला साक्ष्य मिला था, यानी कि इसका खोज कहाँ से हुआ था कि आदिवासी लोग पशु को पालते थे? तो पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है वो आदमगढ़ में पड़ता है। और आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो होशंगाबाद में पड़ता है। होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है।
अब अगला है कृषि का साक्ष्य। कृषि का साक्ष्य कहाँ पे मिला था? कृषि का साक्ष्य जो था वह कहाँ पे मिला था? तो मेहरगढ़ में मिला था। ठीक है, मेहरगढ़ में मिला था। और मेहरगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो मेहरगढ़ जो है वह बलूचिस्तान में पड़ता है। मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है। ठीक है, अब जो है वह है कोल्डी हवा। ये आप लोग जान लीजिए कि कोल्डी हवा में क्या हुआ था। तो कोल्डी हवा में चावल की खेती का साक्ष्य जो है वह कोल्डी हवा में मिला था। ठीक है, कोल्डी हवा में चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। कहाँ? कोल्डी हवा में। और कोल्डी हवा कहाँ पे पड़ता है? तो ये इलाहाबाद में पड़ता है। कोल्डी हवा इलाहाबाद में पड़ता है। और कोल्डी हवा से हमको क्या मिला था? तो चावल की खेती का साक्ष्य मिला था। अब एक आता है इसमें संगनकल्लू, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। नवपाषाण काल में एक आता है संगनकल्लू, जो कहाँ पे है? कर्नाटक में है। तो ये अब आप लोग ये पूछिएगा कि मैम संगनकल्लू क्यों पढ़ाते हैं? तो संगनकल्लू जो था उसमें राख का टीला मिला था। संगनकल्लू में ही राख के टीले मिले थे। संगनकल्लू कर्नाटका में राख का टीला मिला था। ठीक है, अब एक आता है बुर्ज होम। बुर्ज होम जो कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। बुर्ज होम जो कहाँ पे पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। और बुर्ज होम में ही हमें गर्तवास गड्ढे मिले थे। बुर्ज होम में क्या मिले थे? गर्तवास गड्ढे मिले थे। ठीक है, अब एक और बात, बुर्ज होम में क्या किया जाता था कि मानव के साथ पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था। जब मानव मरता था ना, तो मानव के साथ पालतू पशु को भी दफना दिया जाता था, भले ही वो पशु जिंदा हो या मुर्दा हो। मानव जो पशु पालते थे, जैसे मान लीजिए कि मानव जो है वह गाय पाले हुए है। ठीक है, तो अगर वो मानव मरता था ना, तो उसके गाय को भी उसके साथ में ही दफना दिया जाता था। कहाँ पे? तो बुर्ज होम में। अब है पूरा पाषाण काल स्थल। पूरा पाषाण काल स्थल, अब आप लोग ये जान लीजिए कि पूरा पाषाण काल स्थल में क्या क्या है। तो एक है भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका की गुफाएं जो है वह शेषराय चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका की गुफाएं शेषराय चित्र के लिए प्रसिद्ध है। और भीमबेटका पड़ता कहाँ पे है? तो भीमबेटका जो है वह रायसेन मध्य प्रदेश में पड़ता है। अब एक आता है अतिरमपक्कम। अतिरमपक्कम या मद्रास। यहाँ पे जान लीजिए कि यहाँ पे हुआ क्या था। अतिरमपक्कम, यहाँ पे आपको हड्डी से बने औजार मिले थे। यहाँ पे अतिरमपक्कम में जो है वह पत्थर के औजार मिले थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हड्डी से बने औजार मिले थे। कहाँ? अतिरमपक्कम मद्रास में जो है वहाँ पे। अब एक स्थल आता है हथनौरा, जो कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। हथनौरा जो कहाँ पे है? एमपी में पड़ता है, यानी कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो इसमें लुसेंट में इससे क्वेश्चन आता है क्या, वो सुन लीजिए कि मनुष्य की खोपड़ी जो है, खोपड़ी सर्वप्रथम खोपड़ी की खोज कहाँ पे हुई थी? सर्वप्रथम खोपड़ी जो है मनुष्य की वो कहाँ पे मिला था? तो मनुष्य की खोपड़ी सर्वप्रथम जो है वह सभी जानते हैं कि नर्मदा नदी के किनारे, नर्मदा नदी पर मिला था। ठीक है, लेकिन उस स्थल का नाम जो है वह है हथनौरा। यानी कि यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि हथनौरा में मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे।
हथनौरा में मनुष्य के जीवाश्म सर्वप्रथम मिले थे। और हथनौरा कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। हथनौरा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अब क्या आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवाश्म की खोज किसने किया था? मनुष्य के जीवाश्म का खोज सर्वप्रथम अरुण शोणकिया ने किया था। और ये कब किया था? तो 1982 में किया था। मनुष्य के जीवाश्म का खोज सर्वप्रथम अरुण शोणकिया ने किया और यह 1982 में किया। ठीक है, अगला है, अब पढ़ लेते हैं मध्य पाषाण काल स्थल। पूरा पाषाण काल स्थल में तो हम लोग जान लिए कि हाँ यहाँ पे क्या क्या किया गया था। अब मध्य पाषाण काल स्थल, पूरा पाषाण काल तो हम लोग पढ़ लिए, नव पाषाण काल भी पढ़े हैं। अब आता है मध्य पाषाण काल स्थल। पशुपालन। पशुपालन का पहला साक्ष्य जो है वो हम लोग को पता है कि कहाँ से मिला था? आदमगढ़ से मिला था। और आदमगढ़ कहाँ पे पड़ता है? तो मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में पड़ता है। अब आता है एक मद्दहा। मद्दहा कहाँ पे पड़ता है? तो प्रतापगढ़ में। मद्दहा प्रतापगढ़ में पड़ता है। और यहाँ पे क्या मिला था? यहाँ पे आदमी और स्त्री के शव, यानी कि आदमी और स्त्री को एक साथ दफनाया गया था। ठीक है, एक साथ कब्र में आदमी और स्त्री को एक साथ कब्र में दफनाया गया था। दफनाया हुआ क्या मिला था? शव, यानी कि बॉडी मिला था। ठीक है, अब एक आता है सराय नाहर। सराय नाहर जो कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। यहाँ पे क्या हुआ था? एक साथ कब्र में 3 शव। अभी तक तो हम लोग देखे रहे कि एक साथ एक आदमी और एक स्त्री मरे पड़े हुए रहे, लेकिन अभी जो है वह है कि सराय नाहर में एक साथ एक कब्र में 3 बॉडी मिले थे। एक साथ कब्र में 3 बॉडी मिले थे। कहाँ पे? सराय नाहर में, जो कहाँ पे पड़ता है? यूपी में पड़ता है। अब चलिए, एक आता है और स्थल बागौर, जो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। बागौर कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में। अब आपको एक सवाल पूछेगा कि सबसे बड़ा स्थल मध्य पाषाण काल का कौन था? सबसे बड़ा स्थल मध्य पाषाण काल का कौन है? तो मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल जो है वह है क्या? बागौर है। मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा स्थल बागौर था। ठीक है, अब है क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा स्थल जो है वह नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है? निम्न में से कौन सा स्थल है जो नव पाषाण कालीन नहीं है? तो कोल्डी हवा जो है वह नव पाषाण काल में, यहाँ पे हमको क्या मिला था? तो यहाँ पे चावल का साक्ष्य मिला था। संगन कल्लू कहाँ? कर्नाटका में क्या मिला था? तो संगन कल्लू जो है वह नव पाषाण काल है। संगन कल्लू कर्नाटका में हमें राख का टीला मिला था। क्या मिला था? राख का टीला मिला था। संगन कल्लू में राख का टीला मिला था। और एक है मेहरगढ़। मेहरगढ़ में क्या मिला था? मेहरगढ़ में कृषि का साक्ष्य मिला था। और आदमगढ़ जो है वहां पे क्या मिला था? तो पशुपालन का साक्ष्य मिला था। कहाँ पे? आदमगढ़ में। तो यहाँ पे जो है वह निम्न में से कौन सा स्थल जो है वह नव पाषाण कालीन स्थल नहीं है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आदमगढ़ जो है वह नव पाषाण कालीन नहीं है, वह मध्य पाषाण कालीन है। क्या है? मध्य पाषाण कालीन है। कौन? आदमगढ़। और यहाँ पे क्या मिला था? तो यहाँ पे पशुपालन का साक्ष्य मिला था। ठीक है, चलिए अब अगला है, अब नहीं है, इसी यहीं पे आपका वीडियो जो है वह समाप्त होता है।
फिर इस वीडियो को हम लोग पार्ट 2 में बनाएंगे। तो पार्ट 2 देखने के लिए आपको इंतज़ार करना होगा। पार्ट 2 इस वीडियो का ज़रूर देखिएगा, इससे आगे हम पार्ट 2 में बताएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय।